अरब सागर की रात गहरी थी। हवा में नमक और बारिश की गंध थी। लहरें जहाज की लकड़ी से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। समंदर के बीचों बीच काले रंग का विशाल जहाज लहरों को चीरता आगे बढ़ रहा था। काला तूफान डेक पर खड़ा था कैप्टन आराव। उसकी लंबी कोट हवा में उड़ रही थी, बाल खुले थे, आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो अंधेरे में भी सब देख सकता हो। उसने दूरबीन आंखों से हटाई और धीमे स्वर में कहा, 3 मील आगे पूर्व दिशा में राजा हसन का व्यापारिक जहाज, भारी माल है, सोना, रेशम और शायद बारूद भी। अगर आज फिर बारूद ही मिला ना तो मैं खुद को तोप में भरकर समुद्र में गिरा दूंगा। मुझे खाना चाहिए, अच्छा खाना। गोलू, अगर तू इतना ही भूखा है तो दुश्मन जहाज पे चढ़ते ही पहले रसोई में हमला कर देना, सैनिक बाद में संभाल लेंगे। कप्तान, मजाक मत उड़ाइए। एक दिन मेरा पेट ही आपको बचाएगा। जब मैं दुश्मन पे गिरूंगा ना तो वो उठ नहीं पाएगा। आरव हंस पड़ा, लेकिन अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। तैयार हो जाओ, आज हम लूट नहीं रहे, आज हम हिसाब बराबर कर रहे हैं। उस राजा ने हमारे गांव जलाए थे, आज उसका माल जलेगा। तोपों को तैयार किया गया, रस्सियां कसी गई, आग पहली तोप दागी गई, आसमान गूंज उठा। कुछ ही मिनटों में काला तूफान दुश्मन जहाज से जा टकराया। आरव रेलिंग पर चढ़ा और हवा में छलांग लगा दी। वो सीधे दुश्मन जहाज पर उतरा। एक सैनिक ने तलवार उठाई। कौन हो तुम और हमारे जहाज पे क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारा जहाज लूटने आए हो? आरव ने तलवार घुमाई। उसकी तलवार सैनिक की तलवार से टकराई। मैं वो हूँ जिसका नाम तुमने डरते हुए सुना है। कुछ ही मिनटों में लड़ाई खत्म, जहाज कब्जे में। लेकिन तभी समंदर की धुंध के पीछे से एक और जहाज उभरा। उस पर लाल झंडा था और उस पर बना था एक सांप। कप्तान, ये तो नागिन का जहाज है जो आपके दिल के बहुत करीब था। अब कहानी में थोड़ा रोमांस आएगा। आखिरकार वो लौट आई जिसका मैंने बरसों तक इंतजार किया था, लेकिन वो अब वापस क्यों आई है? लहरें और तेज हो गईं और आरव के चेहरे पर पहली बार हल्की बेचैनी दिखी। समंदर अचानक शांत हो गया था, जैसे लहरें भी आने वाले तूफान को पहचान गई हों। काला तूफान और सामने खड़ा लाल झंडे वाला जहाज आमने सामने थे। दोनों जहाजों के बीच बस लहरों की आवाज थी और वर्षों का अधूरा हिसाब। कैप्टन आराव रेलिंग पर खड़ा था। उसकी उंगलियां लकड़ी को कसकर पकड़े हुए थीं। उसकी आंखों में कठोरता थी, लेकिन भीतर कहीं हल्की घबराहट भी। कप्तान, क्या हम हमला करें या पहले आप दोनों पुराने दिनों की कहानी सुनाएंगे? अगर तू अभी चुप नहीं हुआ ना गोलू, तो तुझे तोप में डालकर सीधे उस जहाज पर भेज दूंगा। और याद रख, इस बार बारूद कम रखूंगा। मैं चुप हूं कप्तान, पूरी तरह चुप, समुद्र की तरह शांत। मैं तो मजाक कर रहा था। सामने वाले जहाज से एक आकृति उभरी। लाल कोट, काली टोपी, कमर पर तलवार और चेहरे पर वही पुरानी रहस्यमयी मुस्कान। कैप्टन जोया खान, नागिन। वो धीरे धीरे रेलिंग पर चढ़ी और बिना किसी डर के दोनों जहाजों के बीच लटकी रस्सी पर चलती हुई आरव के जहाज पर आ गई। उसके कदमों में संतुलन था, जैसे समंदर खुद उसे गिरने नहीं देगा। डेक पर पहुंचते ही उसने टोपी उतारी। हवा में उसके बाल लहराए। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर जोया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो ये है वो आदमी जिसने कसम खाई थी कि अगर मैं कभी उसके सामने आई तो वो मुझे गोली मार देगा। और ये है वो औरत जिसने कसम खाई थी कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मुझे लगता है हमें नीचे चले जाना चाहिए। ये तलवारों से ज्यादा खतरनाक बातचीत होने वाली है। 7 साल आरव, 7 साल में तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी है? मैंने हर बंदरगाह छाना, हर अफवाह के पीछे गया और हर बार मुझे यही खबर मिली, नागिन ने नया सौदा किया है। नागिन ने नया साथी बना लिया। नागिन ने कैप्टन आराव को भुला दिया। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की है जोया। तुम्हें सच कभी पता ही नहीं चला। उस रात जब नौसेना ने हमला किया था, मैंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को पकड़े जाने दिया। क्या ये तुम क्या बोल रही हो जोया? तुमने ऐसा क्यों किया? और ये बात मुझे अब पता चल रही है। मैंने तुम्हें पता नहीं कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ, मैंने उन्हें बताया कि योजना मेरी थी, कि हमला मैंने करवाया ताकि वो तुम्हें छोड़ दे। मैंने खुद को जेल में डलवाया। कप्तान, ये तो फिल्मी हो गया। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अगर ये सच है तो तुम भागी क्यों? अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम भागती नहीं, मेरा सामना करती है। भागी नहीं, भागना पड़ा। जेल से निकली तो पता चला तुमने कसम खाई है, जो भी मुझे धोखा देगा मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे सामने कैसे आती? कुछ पल दोनों के बीच सिर्फ हवा चल रही थी। फिर जोया ने अपनी कोट से एक पुराना कागज निकाला। मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ, मैं एक आखिरी मौका लेकर आई हूँ।
शैतान का दिल एक खजाना जो सिर्फ सोना नहीं है। कहते हैं उसमें ऐसी ताकत है जो पूरी शाही नौसेना को खत्म कर सकती है और तुम्हें राजा बना सकता है। और तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जिस पर मैं अपनी पीठ घुमाकर खड़ी हो सकती हूँ। कप्तान, मैं तो कहता हूँ मान लीजिए अगर कुछ गलत हुआ तो कम से कम कहानी रोमांटिक तो होगी। अगर ये जाल हुआ, अगर तुमने इस बार भी मुझे धोखा दिया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा कि मैंने तुम पर भरोसा किया। और अगर इस बार तुमने भरोसा किया तो शायद हम दोनों खुद को माफ कर पाएंगे। काला तूफान, आज से हम अकेले नहीं हैं। आज से नागिन हमारे साथ चलेगी और अब हम सब एक हैं। कैप्टन, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात पूछूं। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ पूछो, क्या बात पूछनी है तुम्हें? इजाजत है। अगर आप दोनों शादी कर लें तो क्या हमें छुट्टी मिलेगी? बहुत दिनों से अपनी आइटम के साथ बाहर घूमने नहीं गया। पूरे जहाज पर जोरदार ठहाका गूंजा। जोया मुस्कुरा दी, लेकिन उसी पल दूर क्षितिज पर एक और जहाज की परछाई दिखी। उस पर काला झंडा था और उस पर बना था खोपड़ी का निशान। जोया का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो ब्लैक रॉबर्ट है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? तो खेल अभी शुरू हुआ है, अब आएगा कहानी में मजा। लहरें फिर उग्र हो गईं और समंदर ने जैसे फुसफुसाया, प्यार, विश्वास और खजाना, इन सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। रात गहरी थी, आसमान पर आधा चांद टंगा था, लेकिन बादलों के पीछे छिप छिप कर झांक रहा था। समंदर शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी गहराइयों में कुछ हलचल थी। काला तूफान और नागिन का जहाज साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। दोनों जहाजों के बीच रस्सियां बंधी थीं, जैसे भरोसा अभी पूरी तरह मजबूत नहीं, लेकिन टूट भी नहीं रहा। डेक पर कैप्टन आरव नक्शा फैलाए खड़ा था। जोया उसके सामने थी। नक्शे पर 4 निशान थे, एक उनके पास, दूसरा जोया के पास, तीसरा ब्लैक रॉबर्ट के पास और चौथा एक रहस्यमयी द्वीप पर। गोलू ने नक्शे को उल्टा पकड़ लिया। कप्तान, मुझे तो ये रसोई का मेनू लग रहा है। यहाँ मछली, यहाँ चिकन और यहाँ शायद मिठाई भी है। ये सब मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ये मेनू नहीं है गोलू, ये वो रास्ता है जो हमें या तो दुनिया का मालिक बना देगा या समंदर का खाना। ब्लैक रॉबर्ट हमें ढूंढ रहा होगा। अगर उसे पता चल गया कि हमारे पास 2 टुकड़े हैं तो वो हमला जरूर करेगा। तो हम पहले हमला करेंगे। हम उन्हें बता देंगे हम किसी से कम नहीं है। हम उनका खत्मा कर देंगे। अगली सुबह धुंध के बीच एक द्वीप दिखाई दिया, खोपड़ी द्वीप। काले पत्थर, ऊंची चट्टानें और बीच में टूटा हुआ किला। जोया ने धीमे से कहा, यही है उसका अड्डा, जहाँ हमें नक्शे का अगला हिस्सा मिलेगा। यहाँ हमें बहुत खतरे मिलेंगे, हमें होशियार रहना होगा। कप्तान, अगर मैं मर गया ना तो मेरी तलवार मेरे पेट के पास रख देना। लोग समझेंगे बहादुरी से लड़ा था। तू मरेगा नहीं गोलू। दुश्मन तुझे देख के डर जाएगा। तू दिखता ही इतना डरावना। तीनों, आरव, जोया और गोलू, भेस बदलकर किले में घुसे। अंदर जश्न चल रहा था, शराब, हंसी और ढोल की आवाज। गोलू ने फुसफुसाया, अगर मरना ही है तो पहले खाना खा लो। तू खाने के लिए ही पैदा हुआ है क्या? नहीं, मैं खाने के लिए जीता हूँ और खाने के लिए ही मारता हूँ। खाना मेरी जिंदगी का गोल है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आरव ने इशारा किया। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। तभी एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है कैप्टन आरव। तीनों ठिठक गए। मशालें जल उठीं। सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखा, लंबा भारी शरीर, काली दाढ़ी, आंखों में क्रूरता, ब्लैक रॉबर्ट। वो हंसा। तुम सोचते थे मैं नहीं जानूंगा। नागिन, तुम अभी भी चालाक हो और आरव, तुम अभी भी भावुक हो। नक्शे का टुकड़ा दे दो रॉबर्ट, और शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, नहीं तो तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा जैसा रहमान डकाइट ने बाबू डकाइट को भी नहीं मारा था। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे यहाँ। तुम मेरे जाल में फंसे हो। तुम यहाँ खुद नहीं आए हो, तुम्हें मैंने अपने जाल में फंसाया है। अचानक चारों तरफ सैनिक निकल आए। जोया ने तलवार निकाली तो लड़ाई ही सही, तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। आरव एक के बाद एक वार रोकता गया। उसकी चाल तेज थी, आंखें शांत। रॉबर्ट ने वार किया। आरव पीछे हटा। तुम अभी भी उतने ही अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी कमजोरी वही है प्यार। उसने अचानक जोया की ओर हमला किया। आरव बिजली की तरह बीच में आया। उसकी तलवार रॉबर्ट की तलवार से भिड़ी। उसका नाम फिर से लिया तो मैं तेरी जुबान काट दूंगा। अगर जोया की तरफ आंख भी उठाया तो तेरी आंख नोच लूंगा। इधर गोलू ने एक सैनिक को पकड़कर फेंक दिया। मेरा वजन काम आ गया। लेकिन तभी धमाका हुआ। फर्श के नीचे जाल खुल गया। आरव और जोया नीचे गिर गए। वे एक अंधेरी सुरंग में गिरे। ऊपर से हंसी की आवाज आई। नक्शा चाहिए तो पहले मौत से बचो। अब तुम पूरी तरह से मेरे जाल में फंस गए हो। अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है।
सुरंग में पानी भरने लगा। ये जाल है, पानी कुछ ही मिनटों में हमें डुबो देगा। आरव ने दीवारों को टटोला, कोई रास्ता होगा। पानी कमर तक आ गया। जोया ने उसकी ओर देखा। अगर आज हम मर गए तो एक बात जान लो, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकती। और अगर हम जिंदा बचे तो मैं फिर कभी तुम पे शक नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ जोया, तुम मेरी जिंदगी हो। अचानक उसे दीवार में एक लोहे का लीवर मिला। उसने पूरी ताकत से खींचा, दीवार खुली। दोनों बाहर भागे। ऊपर डेक पर गोलू लड़ते लड़ते चिल्ला रहा था, कप्तान, अगर आप जिंदा हैं तो जल्दी आइए, मैं ज्यादा देर तक बहादुरी नहीं दिखा सकता। आरव और जोया वापस पहुंचे। तीनों ने मिलकर सैनिकों को हराया। अंत में आरव और रॉबर्ट आमने सामने थे। ये खत्म है, आरव बोला। दोनों की तलवारें भिड़ी। आखिरी वार में आरव ने रॉबर्ट की तलवार गिरा दी। नक्शा। रॉबर्ट हंसा। तुम जीत गए, लेकिन असली दुश्मन मैं नहीं हूं। अभी असली राजा जिंदा है, वो तुम्हें खत्म कर देगा। आरव ने उसकी जेब से नक्शे का टुकड़ा निकाला। बाकी टुकड़ा कहां है बता, नहीं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरे साथ नस्लों में भी दहशत रहेगी। मौत के द्वीप जहां से कोई वापस नहीं आता, वही है उसका नक्शे का तीसरा टुकड़ा। तुम वहां से वापस जिंदा नहीं आओगे। तीनों जहाज पर लौटे। नक्शा अब लगभग पूरा था। मौत का द्वीप। ये नाम ही काफी है। कप्तान, क्या वहां खाने को मिलेगा? अब खेल असली शुरू होगा। अगर हम ये खजाना पा गए तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। हम सातों समुद्र पर राज करेंगे। समंदर में अचानक तेज हवा चली। दूर कहीं बिजली कड़की और नक्शे पर बना आखिरी निशान अजीब लाल चमक से चमक उठा, जैसे वो खुद उन्हें बुला रहा हो। 3 दिन और 3 रातें काला तूफान और नागिन के जहाज लगातार पूर्व दिशा में बढ़ते रहे। नक्शे पर बना आखिरी निशान हर रात हल्की लाल चमक देता था, जैसे कोई उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। चौथी सुबह धुंध के पार एक काला साया उभरा। एक द्वीप, ऊंची ऊंची नुकीली चट्टानें, किनारे पर टूटे जहाजों के ढांचे, आसमान के ऊपर चक्कर काटते काले गिद्ध। गोलू ने दूरबीन छीन कर देखा और निगलते हुए बोला, कप्तान, अगर ये मौत का द्वीप है तो नाम बिल्कुल सही रखा है। यहाँ तो पिकनिक मनाने का मन नहीं कर रहा। हम पिकनिक मनाने नहीं आए हैं गोलू, हम इतिहास बदलने आए हैं और हम इतिहास बदल कर रहेंगे। इतिहास बदलने वाले लोग अक्सर इतिहास बन भी जाते हैं, और इस टापू पर बहुत से इतिहास बनाने वाले लोग दफन हैं। तुम डर रही हो क्या? मैं डरती नहीं, बस इस बार तुम्हें खोना नहीं चाहती। इस बार हम दोनों जिंदा वापस जाएंगे, ये मेरा वादा है और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। हम इस बार जिंदा लौटेंगे। और अगर नहीं गए तो कप्तान, मैं पहले से बता दूं, मुझे भूत बन के घूमना पसंद नहीं। अभी तो मैं जवान हूं, अभी मेरी उम्र ही क्या है। तू भूत बना तो लोग तुझे देख के डरने की बजाय खिलखिला देंगे। तू भूत बन के भी फनी लगेगा। नाव किनारे लगी तीनों ओर कुछ भरोसेमंद लोग उतर गए। जमीन काली थी, जैसे जली हुई। राख पे टेढ़े मेढ़े हवा में अजीब सी गंध नमक और सड़ांत की मिली जुली। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जमीन हिली। गोलू उछल कर गिर पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया इस बार, सच में। भाई, ये टापू सच में मौत का टापू है। यहाँ हर कदम पे जाल बिछा है। यहाँ हर कदम सोच कर रखना होगा। जाल बिछे हैं, एक गलत कदम और सीधा जाल में फंस जाएंगे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। रास्ते में पुराने कंकाल पड़े थे, कुछ के हाथों में तलवारें जमी थीं। जोया फुसफुसाई, कई लोग यहाँ आए, लेकिन कोई लौटा नहीं। ये सब उन्हीं लोगों के कंकाल हैं। हम लौटेंगे क्योंकि हम सब एक साथ हैं, और जब सब साथ होते हैं तो हमें कोई हरा नहीं पाता है। द्वीप के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर का मंदिर खड़ा था। दरवाजे पर एक अजीब निशान बना था, वही जो नक्शे पर था। जैसे ही आरव ने दरवाजे को छुआ, वो धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर जलती मशालें खुद ब खुद जल उठीं। गोलू कांप गया। कप्तान, यहाँ कोई है, कोई हमें देख रहा है। ये जगह बहुत डरावनी है। क्या यहाँ भूत है? अचानक पीछे से आवाज आई, हाँ, और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तीनों ने मुड़कर देखा। मंदिर के अंदर छाया से एक लंबा आदमी बाहर आया, चेहरा नकाब से ढका हुआ, काले कपड़े, आंखें ठंडी। जोया का चेहरा पीला पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मर चुके हो। जोया, क्या तुम इसे जानती हो? कौन है ये आदमी?